नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज पोल पंच शुरू करने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। सवाल ये है कि आखिरकार क्यों ओबीसी वोट जो है वो बेहद जरूरी हो गया है। क्या सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को ओबीसी वोट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए? क्या कांग्रेस और बीजेपी में ओबीसी वोट बैंक को लेकर जो लगातार उठापटक चल रही है अन्य पार्टियों में भी, वो आने वाले चुनाव में कितना कारगर साबित होगा या वो कितना असरदार होगा, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं India.com के। सर, सबसे पहले सवाल तो यही है, जनता से भी सवाल किया था और आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगा कि ओबीसी वोट जो है क्यों इतना ज़रूरी हो गया है? देखिए नरेश, ओबीसी वोट बैंक जो है हमारे यहाँ के जो इलेक्टोरल जो सेगमेंट है, जो लोग वोट देते हैं, उसमें जो है तकरीबन 50 से 55% होता है। जी। तो 50 से 55% पूरी पॉपुलेशन का, वोटिंग पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो एक तरह से देखा जाए तो आधा से ज़्यादा हो गया। जी। अगर हम 55% की बात करते हैं तो वो 55% जिसकी तरफ मतलब मजबूती के साथ जिस पार्टी के साथ खड़ा होगा उसकी सरकार में भागीदारी यानी सरकार बननी तय है। बिल्कुल। बीजेपी ने उसी सेगमेंट को बहुत मजबूती से अपने साथ में बना रखा है। आप देखेंगे 2014 के बाद से ही 50 से 55% का जो ओबीसी वोट बैंक है एक चंक में बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। और उस ओबीसी में आप देखेंगे कि नॉन यादव ओबीसी, क्योंकि यादव ओबीसी जो सेगमेंट में आता है, यादव वोट बैंक जो है ज़्यादातर चाहे बिहार में हो आरजेडी के साथ उसका 80% या 90% चला जाता है। वही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ वो यादव वोट बैंक जो है पूरी तरह से शुरुआत के ही दौर से नेताजी के टाइम से ही उनके साथ खड़ा हुआ है। उसके साथ में जब माइनॉरिटी वोट बैंक जुड़ जाता है, यानी मुस्लिम्स का स्पेशली उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है वोट बैंक जो है, तकरीबन 14 से 15% के करीब है वो, और वहाँ पर बिहार में भी। तो वो जब यादव के साथ तो वहाँ मजबूत स्थिति में हो जाता है, उनके साथ बाकी कुछ कास्ट जुड़ जाती हैं। उस वजह से जो है राहुल गांधी की परेशानी ये है कि जब तक वो लोग 90 के दशक तक थे, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मंडल कमीशन का जो मूवमेंट चला उसके पहले तक कांग्रेस डोमिनेट करती थी देश की राजनीति में। उस समय तक उनका कंसोलिडेटेड वोट बैंक पे कब्जा, एक तो उन्होंने दलित वोट बैंक पे कब्जा उनका पूरी तरह से हुआ करता था, उसके साथ माइनॉरिटीज का और सवर्ण वोट बैंक। तो ये तीनों मिला के जो है वो लोग 40% के आसपास जो उनका बनता था उस पे उसी पे सरकार बनती थी। 35+ के आसपास जो है जो परसेंटेज आता था उस पे कांग्रेस की सरकार बन जाती थी। लेकिन जब 90 के दशक में आप देखेंगे कि मंडल की पॉलिटिक्स हुई तो उसमें जो है उनके पास से वो वोट बैंक ओबीसी का और वो जो है ओबीसी वोट बैंक और उसके साथ में जो बिखराव होना शुरू हुआ, तो उस बिखराव में जो है रीजनल पार्टीज में चला गया वोट बैंक और जो है बीजेपी को कुछ फायदा हुआ। उसके बाद में 1992 की राजनीति आती है जिसमें कि अयोध्या मूवमेंट होता है और जो मस्जिद का विध्वंस होता है वहाँ पर। तो उसके बाद जो है क्या होता है, सवर्ण वोट बैंक और माइनॉरिटी वोट बैंक, खास तौर पर हिंदू वोट जो था, हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होता है। माइनॉरिटी वोट बैंक जो इनका फेथ कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ करता था वो खिसक जाता है, वो चला जाता है रीजनल पार्टीज की तरफ। आप देखेंगे जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में या आरजेडी उधर की तरफ या फिर और रीजनल पार्टीज। उसके बाद में इस तरह से जो और कांग्रेस उस कंपटीशन में या उस लड़ाई में जो है उसका मोह भंग, उससे जो है इन जो सेगमेंट जो है वोटर्स का है उनका मोह भंग होता है और कांग्रेस आप देखते हैं हाशिए पे चली जाती हुई दिखती है। मतलब अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें, पूरे घटनाक्रम को देखें या जो भी उठाफटक हुई उसमें देखें, तो कांग्रेस का हार्डकोर जो वोट बैंक था वो कुछ था ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बीजेपी ने मूवमेंट चलाया तो जितने भी हिंदू वोट थे उनकी ओर चले गए। उसके बाद छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने अपने स्थानीय मुद्दे उठाए तो और माइनॉरिटी वोट उनकी ओर चले गए। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं था जो उसी के साथ हमेशा रहता है। उसके साथ एक वोट बैंक शुरू से रहा करता था जो स्वतंत्रता के बाद से आप देखेंगे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो जाहिर सी बात उनके पास में एक वोट बैंक पूरा देशव्यापी उनका आंदोलन था। उनका संगठन है, जो उनके कार्यकर्ता है, उन्हें छोड़ दे तो बाकी वैसा कोई धर्म समुदाय उनके पास। धर्म समुदाय उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने 3 सेगमेंट में किया था। एक तरह से देखा जाए दलित वोट बैंक उनके साथ पूरी तरह से परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ में था। मुसलमानों का वोट बैंक बहुत जबरदस्त था जो कि लगातार उनके साथ में रहा। और तीसरा वोट बैंक जो सवर्ण वोट बैंक हुआ करते थे जो 12 से 14% तक, वो कंसोलिडेटेड, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप चाहे उत्तर प्रदेश की देखिए चाहे अन्य जगहों की, उसमें जो अपर कास्ट के लोग थे वही लोग डोमिनेट करते थे कांग्रेस में, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस को जब मंडल कमीशन का आया तो उस समय
तगमा लग गया कि साहब कांग्रेस जो है सवर्णों की पार्टी है, उसका बहुत नुकसान हुआ उसको। और वही एक कारण, वही एक पीड़ा है शायद इस समय राहुल गांधी जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जाति की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जबकि आपने देखा होगा अभी 2 साल पहले जो शुरुआत हुई थी वो बिहार से उसकी शुरुआत हुई। बिहार में कास्ट सेंसस की बात नीतीश कुमार जी ने कही और उसके बाद आरजेडी ने उसको हाईजैक कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि उस कास्ट सेंसस के नारे को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है और राहुल गांधी हर मंच से, अभी आप कल के सम्मेलन में एक जगह एड्रेस करते हुए किसी से बात करते हुए पूछ रहे थे, आपको पता है आपका मालिक, एक जर्नलिस्ट से सवाल पूछते हैं कि आपका मालिक कौन सी उसका है, आपको पता है किस जाति का है, या आपके यहाँ किस तरह के लोग, कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन सर कांग्रेस को क्या फायदा है जाति जनगणना से और बीजेपी को क्या नुकसान है, ये भी जय बता दीजिए। ये मैं इस तरह के कहूँगा, आपने देखा होगा बहुत एक इंटरेस्टिंग सिनारियो आया था बजट सेशन में। राहुल गांधी जब बजट सेशन पे जवाब दे रहे थे तो उस समय में एक पिक्चर उन्होंने प्रस्तुत की थी जिसमें हलवा सेरेमनी का था, जिसको स्पीकर ने दिखाने नहीं दिया। उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि ये जो वित्त या फाइनेंस मिनिस्टर के अगल बगल जो लोग खड़े हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, इसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की देश का हलवा बट रहा है, यानी बजट बट रहा है और बांटने वाले ये लोग हैं टॉप ऑफिशियल। इसमें SC ST कौन है, OBC कौन है, या फिर यूँ कहें कि दलित सेगमेंट का कौन है। तो इस तरह से जो उन्होंने जो एक लाइटर वेन में या यूँ कहिए एजेंडा के तहत नरेट करने की कोशिश की, उसका मैसेज यही था कि इस मंच का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बताया जाए कि जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं है, जबकि इस तरह की बात नहीं है। अगर समाज में हर चीज़ को हम जातिगत उससे देखने लगेंगे उस शीशे से, तब तो बहुत मुश्किल कयास वाली सिचुएशन आ जाएगी। ऐसा इसी वजह से जो है उस उनके स्टेटमेंट की बड़ी आलोचना हुई। दूसरे दिन डिस्कशन में अनुराग ठाकुर ने उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि वो व्यक्ति पूछ रहा है जिसकी जाति के बारे में उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, तो उससे कांग्रेस में आक्रोश हुआ, जबकि TMC वगैरह ने अपने को किनारे कर लिया। लेकिन कांग्रेस को इस प्रोपेगेंडा से ये फायदा है, राहुल गांधी जिसको बहुत मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनका ये फायदा है कि इस प्रोपेगेंडा के जरिए जैसे उनके बोल्ड स्टेटमेंट होते हैं, आपने देखा होगा इसी तरीके से बोल्ड पोस्चर लेते हुए उन्होंने भारत न्याय यात्रा में, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें उन्होंने युवाओं का मुद्दा उठाया था। युवाओं को कहा था, उसी समय उन्होंने कहा कि 75% आबादी जो है बिल्कुल पिछड़ी हुई है, वो डेवलपमेंट के क्रम में नहीं आ पा रही, विकास के क्रम में। तो इसके माध्यम से वही उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से 50 से 55% जो OBC वोट बैंक कंसोलिडेटेड रूप से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें चिंक हो, उसमें दरार आए, क्योंकि 75% के वोट बैंक में मेजॉरिटी OBC है। अगर उसमें दरार आती है तो पहला उनको जो फायदा होता है कांग्रेस को होता है, जिसका एक्सपेरिमेंट आपने उत्तर प्रदेश में देखा। उत्तर प्रदेश में वो कारगर रहा, क्योंकि OBC के बड़े नेता जो है अखिलेश यादव, उनके साथ इन लोगों ने जो उस OBC वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ में था, यादव के अलावा जो नॉन यादव OBC का जो चंग था, उसमें उन्होंने सेंधबारी की। और रिपोर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि 20% के आसपास जो है वो OBC वोट बैंक छिटका उत्तर प्रदेश में, और जो है वो अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ चला गया। उसका असर में दिख रहा है आपको कि कांग्रेस ने भी प्रॉपर सीट जी और 37 सीट जो है समाजवादी पार्टी ने जीती और बीजेपी सिमट के 33 पे आ गई। ये उसका रिजल्ट दिख रहा है, भले ही वो बिहार में कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए मैं कहूंगा कि रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि लालू प्रसाद इस समय ज़्यादा परेशान है। जी बिल्कुल सर, हमने देखा कि जाति जनगणना की सबसे पहले बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब उन्होंने बात की थी तब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। अब क्या नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या फिर भी अभी भी क्या जाति गणना वाले स्टैंड पे बने रहेंगे, कि आप बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, जो उनका एनडीए की जो सहमति होगी उसके साथ जाएंगे? इसी हफ्ते आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो 65% उन्होंने जो OBC का आरक्षण और बढ़ाया था, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके ऊपर मुखर प्रतिक्रिया जो है तेजी से, यानी यूँ कहें स्ट्रांग रिएक्शन जो है नीतीश कुमार ने नहीं दिया। उन्होंने खामोशी से उसको चुपचाप जो है, उससे एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अवॉइड किया उस पे ऊपर वो करना, क्योंकि वो डायरेक्ट उस कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते हैं। और रियलिटी भी यही है कि यही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ, जब मराठा रिजर्वेशन को वहाँ की सरकार ने तो बढ़ा दिया, लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट ने उसको कहा कि ये 50% की लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो उस संदर्भ में
मैं कहना चाहूँगा कि उनको नुकसान भी नहीं है, क्योंकि जिस सेगमेंट जिसलिए वो उठा रहे थे नारा, उसमें उस वोट बैंक को सेंधमारी करना चाह रहे थे जो बीजेपी के साथ में है। अब वो जो बीजेपी के साथ में आ जाते हैं, जैसा कि अभी एक जो बीजेपी के नए प्रेसिडेंट हुए हैं जायसवाल साहब, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वो वकालत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को बनाए रखना जो अपने साथ में हमारी भी उतनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो उसी संदर्भ में कहूँगा कि बीजेपी भी कॉन्शियस है उस वोट बैंक को लेकर, और नीतीश कुमार भी। सबसे बड़ा जो वो अदरवाइज जो है वो शिफ्ट होगा तो आरजेडी की तरफ जाएगा, उत्तर प्रदेश की तरफ। आरजेडी को इस बार के चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। 40 में से जैसा वो क्लेम कर रहे थे, वो पूरा जो इंडिया ब्लॉक वहाँ 5 पे सिमट गया। तो ओबीसी का एक्सपेरिमेंट जो है, इसीलिए जो उसके फोर फ्रंट पे जो है राहुल गांधी आ रहे हैं। उनको आने वाले 27 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखना है और 29 में उन्हें जो है बड़ी लड़ाई लड़नी है इस बीजेपी के खिलाफ में। बिल्कुल सर, हमने देखा कि यूपी में ओबीसी और मुस्लिम जब वोट माइनॉरिटी वोट मिला अखिलेश यादव को और कांग्रेस को, तो वहाँ पर उनको फायदा हुआ। वही बिहार में नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को हम देखते हैं कि जेडीयू के पास कांग्रेस का एक मुस्लिम वोट का एक बड़ा जनाधार जेडीयू के पास जाता है। जेडीयू अच्छी खासी पकड़ है जेडीयू की। तो क्या यही कारण था कि आरजेडी से सफल नहीं हुई? नहीं, आरजेडी में और भी कारण थे। देखिए, पप्पू यादव का आप देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, जो कि पूर्णिया से लड़ रहे थे। अगर वो कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज कर चुके थे, वहाँ के प्रभावशाली नेता थे, लेकिन वहाँ जो यादव राइवलरी जो उसमें उसी यादव वोट बैंक में राइवलरी हुई, जिसकी वजह से वो नहीं चाह रहे थे कि लालू यादव नहीं चाह रहे थे कि एक बड़ा नेता जो है तेजस्वी यादव के समकक्ष खड़ा हो जाए। कि ये भी एक राइवलरी थी जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने नहीं लड़ने दिया इंडिया ब्लॉक से उनको, जिसका नुकसान उन्हें उसके बाद बाई इलेक्शन में उनके कैंडिडेट खड़ा हुआ वहाँ से एक, वो भी हार गया। तो आपस की राइवलरी से अगर वो लोग ऊपर उठ के कंसोलिडेट करेंगे, जैसा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, तब तो उन्हें फायदा होगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो बिहार का जो कॉम्बिनेशन है, अभी भी जेडीयू और बीजेपी के साथ में ज्यादा प्रभावशाली दिखता है। बिल्कुल सर, ओबीसी लगातार वोट की बात आती है, तो दक्षिण भारत में क्या स्थिति है ओबीसी को लेकर? दक्षिण भारत में मैं कहूंगा कि दक्षिण भारत में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कास्ट हैं। तमिलनाडु में वही अभी मैं देख रहा था तो 182 के करीब 182 ओबीसी कास्ट हैं, और मैं देख रहा था कि आंध्र प्रदेश में भी तकरीबन 100 से ऊपर ओबीसी कास्ट हैं, और दलित और ओबीसी कास्ट वहाँ पर भी है। और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो उन्होंने जो है वहाँ भी रिजर्वेशन के लिए जो है, या उन लोगों ने कहा स्पेशल प्रोविज़न बना के उन लोगों को उन्होंने अधिकार दे रखे हैं। और तमिलनाडु में खासकर मैं कहूँगा कि तमिलनाडु में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कास्ट जो कम्युनिटीज़ हैं, वो दूसरे ढंग से वो पूरी की तरह से रीजनल पार्टीज़ के साथ में, यानी डीएमके के साथ में है। इस वजह से जो है वहाँ पर सेंधमारी बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। 2014 के बाद से, मैं केरला का एग्जाम्पल लूँगा, 2014 के बाद से आज मैं देख रहा था कि जो केरल में जो बीजेपी ने जो है कोशिश की लगातार, जो प्राइम मिनिस्टर विजिट करते रहे, तो वहाँ उन्होंने अपने वोट बैंक को बढ़ा लिया है। इस समय मैं आपको कहूँगा, मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि मैं अभी देख रहा था कि केरल में जो आप देखेंगे कि बीजेपी ने जो है असेंबली सीट जो अभी लड़ा है, 2019 तक तो जो लड़े थे तो उनके पास 15+% हुआ था, और इस बार की लड़ाई में उनके पास में जो है तकरीबन 90+ हो गया है, यानी 20% के आसपास जो है उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है। और सबसे आश्चर्य की बात, 11 असेंबली सेगमेंट में वो लोग टॉप पे रहे, यानी जीत गए, एक तरह से जीतने की स्थिति में। उसके बाद 9 असेंबली सेगमेंट में वो लोग दूसरे नंबर पे रहे। तो इस तरह से 20 असेंबली सेगमेंट में भी वो डोमिनेट कर गए हैं। तो केरला में उन लोगों ने, बीजेपी ने जो है, क्योंकि वहाँ की नायर कम्युनिटी है, उसके साथ में वो अपने को अपनी आइडियोलॉजी के साथ में उन्होंने आत्मसात कर लिया है। लेकिन मुख्य लड़ाई जो मैं अभी कह रहा था, राहुल गांधी की परेशानी वो ओबीसी वोट बैंक को लेकर है, कि जब तक ये जो 50% 50 to 55% का वोट बैंक जो बीजेपी के साथ बना हुआ ओबीसी का, यानी माइनस, इसमें यादव को माइनस कर दीजिए, तो वो सेगमेंट में जब तक वो क्रैक नहीं होगा, इसीलिए वो 75% की बात करते हैं, जिसमें वो ओबीसी को भी लेते हैं, SC ST और SC ST को भी इंक्लूड करते हैं। तो वो 75% की बात करते हैं, ताकि जिसका फायदा उन्हें तेलंगाना में मिल गया, क्योंकि उनका मानना है कि उनके साथ माइनॉरिटी वोट बैंक नेचुरल तरीके से है। कर्नाटका में फायदा मिल गया। अब उसको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में जो बिहार और महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में एक्सपेरिमेंट करना है। इसलिए ये कुल मिलाकर राहुल गांधी को चुनाव जीतने के लिए, कि लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री बनने के लिए ओबीसी का तिलिस्म तोड़ना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आने वाले समय में अगर वो 75% की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के इस ओबीसी वोट बैंक का जो बना हुआ एक सेगमेंट है, उसको तोड़ना जरूरी है। और माइनॉरिटी वोट बैंक उनके साथ जो सहज तरीके से आ गया है, उसमें माइनॉरिटी वोट बैंक का 8% मिलता है बीजेपी को, लेकिन क्योंकि उसमें बीजेपी जो है
पसमानदा मुसलमानों यानी ओबीसी सेगमेंट जो है उसकी बात करती है, जी। तो 8% ऐसा नहीं, बीजेपी को भी मिलता है। प्लस उनको जो वहाँ रीजनल पार्टीज के साथ में अगर कांग्रेस जाती है, जैसे कि डीएमके के साथ में या और अलायंस बनाए रखती है, तो कांग्रेस उस स्थिति में बेहतर कर पाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों ओबीसी वोट बहुत ज़रूरी है राहुल गांधी के लिए, खासतौर इस देश की राजनीति के लिए। ओबीसी वोट ऐसा वोट बैंक है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम वो छोटे मोटे दल जो हैं, क्षेत्रीय दल जो हैं, लगे हुए हैं ताकि अपने आप को मजबूत बनाया जा सके। ओबीसी वोट को सब खींचने के लिए लगातार चुनाव में आपने देखा होगा कि लगातार ओबीसी को लेकर बातचीत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपको ओबीसी का बड़ा नेता बताते रहते हैं चुनाव में, और यही कारण है कि ओबीसी वोट जरूरी है सरकार बनाने के लिए। तो लगातार पोल पंच में हम आपको बताते हैं कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है, कौन सा वोट बैंक जरूरी है सरकार बनाने के लिए, और किस वोट के लिए और किन लोगों को अपनी ओर जोड़ने के लिए पार्टियां जो हैं उठापटक कर रही हैं। लगातार हम आपको बताते हैं। देखते रहिए पोल पंच, हम लगातार आपके साथ इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।